नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आयरन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हुकूमत पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में क़वायद के तहत तमाम मसाइल पर बहस के लिए तैयार है और उम्मीद जाहिर की कि पार्लियामेंट में अच्छी बहस होगी। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के सिलसिले में इतवार के रोज़ पार्लियामेंट हाउस में प्रहलाद जोशी की तरफ से बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में 31 पार्टियों के कायदीन ने शिरकत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग में शिरकत नहीं की और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने दरमियान में मीटिंग का बायकॉट कर दिया। मीटिंग के बाद जोशी ने मीडिया को बताया कि तमाम पार्टियों के कायदीन की तरफ से बहुत सी तजावीज़ आई हैं। हमने अपोजिशन जमातों से दरख्वास्त की है कि वो पार्लियामेंट को बगैर किसी रुकावट के चलने दें। मीटिंग से वज़ीर आज़म की गैर हाजिरी से मुतालिक एक सवाल पर उन्होंने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में आने की रिवायत नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। इससे पहले सिर्फ पार्लिमानी उमूर के वज़ीर आते थे, आज वज़ीर आज़म नहीं आ सके। राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये मीटिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कानून साजी और हलाक होने वाले किसानों को मुआवजा देने के सिलसिले में हुई थी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि मोदी मीटिंग में आएंगे। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी ने दरमियान में ऑल पार्टी मीटिंग का बायकॉट किया। पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा कि हुकूमत किसी को बोलने और अपने ख्यालात का इजहार करने की इजाज़त नहीं देती है। पार्लियामेंट के इस सेशन में हमने MSP गारंटी कानून बनाने का मुतालबा किया। किसान कह रहे हैं कि बिजली का तरमीमी बिल नहीं आना चाहिए, लेकिन हुकूमत की जानिब से इसे फेहरिस्त से निकाल दिया गया। इससे कबल तृणमूल कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल और डीजल की कीमतों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के दायरे इख्तियार और कम से कम इमदादी कीमत से मुताल्लिक कानून बनाने समेत 10 मसाइल उठाए। सेशन शुरू हो रहा है, वो मद्देनजर रखते हुए माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में और माननीय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में आज हमने ऑल पार्टी मीटिंग की है। ऑल पार्टी मीटिंग में 31 पार्टीज पार्टिसिपेट किया। 42 लीडर्स फ्रॉम वेरियस पार्टीज पार्टिसिपेट किया है। बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन आया है। सरकार वो सजेशन सब नजर में रखते हुए सरकार की तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जो कुछ भी सजेशन आया है पूरा हम ध्यान में रखेंगे और सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सरकार के तरफ से हमने यही निवेदन किया है, सभी चर्चा के लिए नियमों के अनुसार सरकार तैयार है जब स्पीकर और चेयरमैन परमिट करता है, लेकिन बिना डिसरप्शन सदन चले, सदन का कार्यवाही चले, यही हमने रिक्वेस्ट अपोजिशन से किया है। सभी अपोजिशन हमको आश्वस्त भी किया है कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और इस बार और ज्यादा प्रोडक्टिव सदन होगा, सेशन होगा, ऐसे सरकार का उम्मीद है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नहीं आए? प्रधानमंत्री जी आने का परंपरा शुरू हुआ माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्रालय, पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री ये मीटिंग बुलाता था। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद वो इस मीटिंग में आने का एक परंपरा शुरू किया है, इस बार नहीं आ पाए हैं। थैंक यू। सेशन शुरू हो रहा है, वो मद्देनजर रखते हुए माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में और माननीय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में आज हमने ऑल पार्टी मीटिंग की है। ऑल पार्टी मीटिंग में लेकिन मेरे आंकड़े हैं 52 लाख से ऊपर। तो जो लोग मृतक हो गए हैं, मर गए हैं, इसमें कम से कम उनको 4 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन देना चाहिए और 700 लोग किसान जो बॉर्डर पे उनका देहांत हुआ है या मर चुके हैं उनको भी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। ये हम सभी लोगों ने डिमांड किया है। और बाकी के विषय चाहे वो चाइना का एग्रेशन हो, इन्फ्लेशन का मुद्दा बहुत बड़ा है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा है और ये सारी चीजें वहां पर
हमने चर्चा की, उसको उन्होंने ये कहा जो बिल कम से कम अब उनके सामने एक 33 बिल है, उसमें से बहुत से बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा करके वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हम देखेंगे कि उनसे कानून को स्टैंडिंग कमेटी में भेजेंगे या उनसे विषय पर वो चर्चा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मांगेंगे, ये तय कल हो जाएगा। सारी चीजें हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे और कुछ नई बातें वो बताएंगे, क्योंकि 3 साल इस कानून किसानों के जो विरोध थे उन्होंने को वापिस लिया, लेकिन उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि कानून तो ठीक है, मैं लोगों को समझा नहीं पाया। तो इसका मतलब यही होता है कि कानून आज या कल किसी और रूप में आ जाएगा। एक डर हमको भी है। तो हम ये पूछना चाहते थे अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ आते, लेकिन साउथ अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिलने के बाद दुनिया अलर्ट पर है। इस मामले में नीदरलैंड्स के लिए इतवार के रोज एक संगीन परेशानी की बात सामने आई। यहां जुमे के रोज 61 लोगों को पॉजिटिव पाया गया था। इनमें से 13 में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। उधर मॉडर्ना वैक्सीन के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पॉल बर्टन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को खतरनाक बताया। हालांकि बर्टन ने उम्मीद जताई कि इस वेरिएंट से भी निपट लिया जाएगा। यहाँ नीदरलैंड्स में जुमे को 61 लोगों को पॉजिटिव पाया गया था और जब इतवार के रोज पता चला कि उनमें से 13 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट उनमें पाया गया है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक खतरे की बात यह भी है कि सभी लोग साउथ अफ्रीका से एम्स्टर्डम पहुंचे थे। जुमला मिलाकर 2 फ्लाइट्स यहां पहुंची थी। टेस्ट के दौरान 61 लोगों को पॉजिटिव पाया गया था। बाद में सीक्वेंसिंग कराई गई तो पता चला कि उनमें से 13 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासिर हैं। इन लोगों के कुछ और टेस्ट कराए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स के पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट ने इस बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं दी है। सभी 61 लोगों को एयरपोर्ट के करीब एक होटल में आइसोलेट कर दिया गया है। मॉडर्ना वैक्सीन के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पॉल बर्टन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में मीडिया को काफी तफसीलात दी और सबको मोहतात रहने की तजवीज पेश की। मरकजी हुकूमत ने कोविड के मियारात की सख्ती से तामील को यकीनी बनाने और कोविड के नए किस्म ओमिक्रॉन से निपटने के लिए मकामी सतह पर सेहत का बुनियादी ढांचा तैयार करने की हिदायत दी। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज और हेल्थ सेक्रेटरियों को लिखे खत में कहा कि ओमिक्रॉन के पेश नज़र इंतहाई चौकसी बरती जाए और कोविड गाइडलाइंस की सख्ती से पाबंदी की जाए। उसूलों पर अमल दरामद को यकीनी बना जाए। खत में कहा गया है कि ओमिक्रॉन से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए मकामी सतह पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। खत में कहा गया कि हुकूमत ने 10 ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के हवाले से होशियार रहने को कहा। इसके अलावा बैरून ममालिक से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए। बैरून मुल्क से आने वाले लोगों के कोविड के टेस्ट के नमूने तेजी से लैब में भेजे जाएं। इसके अलावा आम कोविड टेस्ट में कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। रियासतों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि किसी भी गैर मामूली सूरत हाल से निपटने के लिए मकामी सतह पर सेहत का मुनासिब ढांचा तैयार हो। जांच और इलाज के लिए मुनासिब इंसानी वसाइल तैयार किए जाएं। इस चिट्ठी में कहा गया कि किसी भी उलझन या गलत मालूमात से निपटने के लिए मकामी सतह पर अवेयरनेस मुहिम चलाई जाए और मकामी सतह पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाए। वहीं मरकजी हुकूमत ने आज शाम नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक अब इंटरनेशनल पैसेंजर्स को सफर शुरू करने से पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री और नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट मरकजी हुकूमत के एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इससे पहले मरकजी वजारत दाखिला ने दिन में इमरजेंसी मीटिंग के दौरान ही गाइडलाइंस को नए सिरे से पेश करने की बात कही थी। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के नए 4,06,898 केसेस दर्ज हुए। इसी दौरान 5,380 अफराद की मौत हो गई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा
26 करोड़ 15,49,133 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 52,15,830 हो गई। दुनिया भर में अब 2,78,902 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में हलाकत खैज कोरोना वायरस के नए केसेस और अमवात की तादाद में नशीबो फराज मुसलसिल जारी हैं। अगरचे के गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नए केसेस में कमी आई है, ताहम मरने वालों की तादाद 600 से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 73,58,017 अफराद को कोविड की वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही अब तक 121 करोड़ 6,58,262 अफराद को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। इतवार की सुबह मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हफ्ते की आधी रात तक कोरोना वायरस के 8,774 नए केसेस दर्ज हुए। इसके साथ ही मुतासर अफराद की तादाद 3,45,72,523 हो गई। इसी दौरान 9,481 मरीज सेहतयाब होने के बाद मुल्क तरीन वबा को मात देने वालों की तादाद 3,39,98,278 हो गई। इसी मुद्दत के दौरान कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस 1,328 से घटकर 1,05,691 रह गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क वायरस से मजीद 621 मरीजों की मौत के बाद हलाकतों की तादाद 4,68,554 हो गई। चीन में कोरोना इन्फेक्शन पर नई स्टडी सामने आई है। इसके मुताबिक अगर वहां लॉकडाउन हटाया गया तो एक दिन में ही 6,30,000 से ज्यादा केसेस सामने आ सकते हैं। यह स्टडी पेकिंग यूनिवर्सिटी के मैथ्स रिसर्च ने की है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कंप्लीट वैक्सीनेशन के बाद ही ट्रैवल बैन हटाया जाना चाहिए। टीम ने नतीजों के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस और इसराइल के अगस्त के आंकड़ों की बुनियाद पर स्टडी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में वबा को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए थे, अगर चीन वैसी ही स्ट्रैटेजी अपनाएगा तो वहां दिन में 6,37,155 तक मामले आ सकते हैं। ब्रिटेन मॉडल अपनाने पर 2,75,793 तक और फ्रांस जैसी पॉलिसी अपनाई तो 4,54,198 तक मामले हो सकते हैं। चीन ने कोविड-19 को देखते हुए मुल्क में सख्त पाबंदियां लगाई हैं। जब भी किसी इलाके में कोरोना के मामले आते हैं तो वहां मुतासरीन का पता लगाकर उन्हें क्वारंटाइन करके उनका इलाज करते हैं। चीन की हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक चीन ने 27 नवंबर तक कोरोना वायरस के 23 नए मामलों की तस्दीक की है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि कोरोना वबा के दौरान जान गंवाने वालों की तादाद पर गलत रिपोर्ट पेश की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत झूठे आदाद और शुमार पेश करके फौत होने वाले अफराद के दर्द को नजरअंदाज कर रही है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हुकूमत को समझना चाहिए कि जो लोग कोरोना की वजह से अपने प्यारों की जान गंवा बैठे हैं, उनके दुख को गलत आदाद और शुमार देकर छुपाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कोविड के सबब जान गंवाने वाले अफराद के कुंभों की कहानियां सच्ची हैं, उनका दर्द और तकलीफ हकीकी है, लेकिन हुकूमत आदाद और शुमार झूठे बता रही है। सही आदाद और शुमार बताने होंगे और 4 लाख रुपए मुआवजा देना होगा। अपने ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने कोरोना में जान गंवाने वाले अफराद के अहले खाना से बातचीत की वीडियो भी शेयर की। भाई સાથે હું ગોવા ગયો હતો। ફ્લાઇટમાં અમે ગયા હતા તે હજુ બી હું ભૂલી નથી શક્યો। એટલે આવો પ્રસંગ મને જ્યારે જ્યારે બી યાદ આવે છે ને તો બહુ તકલીફ થાય છે। गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा होती है। हमने जिन परिवारों से बात की, सबने ये कहा कि कोविड के समय ना उनको हॉस्पिटल बेड मिला, ना उनको ऑक्सीजन मिला, ना उनको वेंटिलेटर मिला। નજીકની હોસ્પિટલમાં અમે લોકોએ બહુ ટ્રાય કરી, બધી હોસ્પિટલમાં પણ બેડ ખાલી ન હોવાના લીધે સરકારી હોસ્પિટલ વલસાડ અમે લોકો રાત્રે 12 વાગે લઈ ગયા તો તે ટાઈમે ભાઈને સંક્રમિત થઈ ગયા। એટલે ભાઈનું શું થયું કે એમને પોઝિટિવ તપાસ કરી, રિપોર્ટ કર્યા તો પોઝિટિવ આવ્યો। ડોક્ટરે મને પોતે જાતે હોસ્પિટલ પર બોલાવીને મને વાત કરી કે ભાઈ તમારા ભાઈને તકલીફ ઘણી છે તો એને વેન્ટિલેટરની જરૂર પડશે, તો વેન્ટિલેટર માટે તમે ક્યાંક સગવડ કરો।
મુખ્યમંત્રી એમ કહેતા હતા કે વેન્ટિલેટર બહુ બધા આપ્યા છે, તો આપેલા હોત તો વલસાડ જિલ્લામાં કેટલા વેન્ટિલેટર હતા? આ કોઈ જવાબ આપ્યો સરકારે? હું પોતે જાતે જાણું છું કે વેન્ટિલેટર હોતે तो मारो भाई અત્યારે सही सलामत होते। गुजरात की सरकार कहती है कि कोविड के कारण 10,000 लोगों की मृत्यु हुई है गुजरात में। हमने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर घर भेजा और सच्चाई गुजरात की यह है, 3 लाख लोग कोविड के कारण मरे हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड में गुजरात की सरकार कहती है 10,000, सच्चाई 3 लाख। ધરમપુર તાલુકાની વાત કરું તો મિનિમમ 2000 થી નીચે માણસો નથી મળ્યા। મારા ગામની વાત કરું તો 35 થી 40 માણસો મળ્યા છે। દરેક તાલુકામાં દરેક ગામમાં 15-20 માણસ કોરોનાથી મર્યા છે। 50 લાખ લાઈનમાં કવર પહેરાવીને જે એ લોકોએ રાખી હતી એમાં તમને વાત કરું તો 50 લાખમાંથી આપણે જે મારા ભાઈની લાશ ઓળખવી તો કેવી રીતે ઓળખવું એવી તકલીફ હતી। सरकार का काम जनता की रक्षा करने का होता है, सरकार टैक्स लेती है। हम चाहते हैं कि जिनके घर में कोविड के कारण किसी की भी मृत्यु हुई उसकी सच्चाई निकले और उन लोगों को सही कॉम्पनसेशन दिया जाए। સિવિલમાંથી તો ભાઈ માટે તો આપ્યું છે કે કોવિડથી ડેથ થયું છે, પણ જ્યારે મરણ દાખલો અમે લીધો ત્યાંથી ગ્રામ પંચાયતમાંથી તો ત્યાં ચોખ્ખું બતાવ્યું છે કે નોર્મલ ડેથ થયું છે, કોવિડથી ડેથ થયું એવું બતાવ્યું જ નથી। વધારે મુદ્દો બતાવે તો સરકારને નિષ્ફળતા મળે કે આટલા સુવિધા નથી કરી શકી, બેડ નથી મળ્યા। લગભગ 7.5 લાખ રૂપિયાની આજુબાજુ મારા ફેમિલીમાં કોવિડના હિસાબથી આટલું બિલ થયું, તો 7.5 લાખ રૂપિયા કેવી રીતે પેડા થાય એ તો બધાને ખબર છે। તો કેવી રીતે પછી ગવર્મેન્ટ આપે કે મદદ મળે? કોંગ્રેસ સરકાર કહે આટલી મૃત્યુ તો થતી જ નહીં। तो जब आपने उनकी मदद करनी थी, अस्पताल में मदद करनी थी, तो आप नहीं थे। और जब परिवार में किसी की मृत्यु हुई 10-15 लाख रुपए उनका बर्बाद हुआ और जब उनको कॉम्पेंसेशन की जरूरत है तब दिया हुआ। किस प्रकार की सरकार? જે લોકો કોવિડથી સંક્રમિત થયા હોસ્પિટલમાં ગયા 2-2 લાખ રૂપિયા કે 3-3 લાખ રૂપિયા બિલ થયું, એમને 50% બી ગવર્મેન્ટે ફંડ આપેલો તો અમને બહુ ઘણી રાહત હોત, પણ એવું કોઈ સુવિધા નથી મળી અમને। જે પીએમએ સ્ટોરી બતાવી ને એ સક્સેસ બતાવની એ તો ખાલી ટીવી ન્યૂઝ પર છે, એટલે બહુ વસ્તુ ખોટી છે। આ સ્ટોરી તો સ્ટોરી છે, જે હકીકત છે એ તો એને બતાવી જ નથી। दुख में हम आपके साथ खड़ा होना चाहते थे और आपको भरोसा दिलवाना चाहते थे कि आपके साथ हम सब हैं और घबराने की कोई जरूरत नहीं। हिंदुस्तान में लाखों परिवार हैं जिनके माता पिता भाई बहन की मृत्यु हुई, तो वापस नहीं आएंगे। मगर एक बात याद रखिए, कांग्रेस पार्टी अपना पूरा दम लगाकर उन परिवारों को 4 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिलवाएगी। मरकजी वजीर अमित शाह ने आज कहा कि कोऑपरेटिव सेक्टर में मुल्क को खुशहाल बनाने की सलाहियत है और उन्हें फख्र है कि वो मुल्क में इस नौ तश्कील शुदा महकमे के पहले वजीर हैं। अमित शाह जो गांधीनगर लोकसभा हल्के से मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, उन्होंने आज अमूल डेयरी में दूध के पाउडर के एक नए प्लांट समेत 415 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए कहा कि जब वजीर आजम मोदी ने इमदाद बाहमी की वजारत की शुरुआत की तो कई लोगों ने हुकूमत पर हमला किया और इसे धोखा बताया, लेकिन मुझे फख्र है कि मुल्क का पहला इमदाद बाहमी का वजीर हूँ। धोखा भी कहा, लेकिन मुझे फख्र है कि मैं पहला कोऑपरेटिव मिनिस्टर हूं। उन्होंने मुल्क की नहीं बल्कि दुनिया भर की मारूफ डेयरी में शामिल अमूल डेयरी की मिसाल देते हुए कहा कि कोऑपरेटिव सेक्टर में न सिर्फ मुल्क की मईशत को रफ्तार देने की सलाहियत है बल्कि इससे मुल्क में खुशहाली भी आएगी। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में इसको संकल्प वर्ष कर घोषित किया है। हम आजादी के 75वें साल में है। 25 साल के बाद आजादी की शताब्दी आएगी, जब हर क्षेत्र में देश कहां खड़ा होगा वो तय करना, उसका संकल्प करना, वो संकल्प का वर्ष। और पूरा उनका नियामक मंडल यहां पर है। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मेरा एक अनुरोध है कि अमूल ने भी 100 साल 25 साल बाद अमूल की जब शताब्दी होगी तब अमूल कहां खड़ा होगा इसका संकल्प, इसकी ब्लूप्रिंट बनानी चाहिए, इसकी रेखा बनानी। और इसके आधार पर अमूल का एक्सपांशन, इसके आधार पर सहकारिता आंदोलन का एक्सपांशन और उसके आधार पर नए नए क्षेत्रों के अंदर अमूल का प्रवेश करना चाहिए।
मैं मानता हूं हम उन्हें कर सकते हैं और ढेर सारे ऐसे सफल मॉडल सहकारिता के हमने देश में देखे हैं। कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां इफको का बोर्ड नहीं लगा होगा। बहुत कम लोगों को मालूम है कि इफको सरकारी संस्था, क्रिप्को भी संस्था। अभी प्रधानमंत्री जी ने लिज्जत पापड़ की एमडी को पद्मश्री से सम्मानित किया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सहकारी संस्था है लिज्जत पापड़, जो बहनों को साथ मिलकर हम खाते तो है मगर हमें मालूम नहीं। और ये सारे सहकारिता के सफलता के जो मॉडल है, सक्सेस स्टोरी, इसकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है और ढेर सारे लोगों को सहकारिता की छत्र के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे लाने। और गुजरात में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सहकारिता आंदोलन में एक आदर्श कैसा हो सकता है, वो प्रस्तावित गुजरात ने करने का काम किया है। देश भर के सहकारिता आंदोलन में से गुजरात अगर सबसे अच्छा सहकारिता आंदोलन का मूल्यांकन किया जाए तो शायद गुजरात ही सबसे अच्छा सहकारिता आंदोलन। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो इख्तिदार में नहीं रहना चाहते बल्कि आवाम की सिर्फ खिदमत करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में आज आयुष्मान भारत स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों से बात करते हुए इसके फ़वाइद के बारे में पूछा। फ़ायदा उठाने वालों ने कहा कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मैं हमेशा आपको इख्तिदार में देखना चाहता हूँ। इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आप मुझे इख्तिदार में रहने के लिए दुआएं मत दीजिए। मैं आज भी इख्तिदार में नहीं हूँ और मुस्तक़बिल में भी इख्तिदार में नहीं आना चाहता। मैं सिर्फ आवाम की खिदमत करते रहना चाहता हूँ। सारी दवाइयाँ भी उसी कार्ड से निकाली गई हैं। तो राजेश जी, आपको अभी संतोष है, तबीयत ठीक है? जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी उम्र भी इतनी लंबी हो गई, हमेशा सत्ता में ही रहे। हमारे परिवार के लोग भी आपसे इतना खुश हैं, हम क्या कहें आपसे। राजेश जी, आप मुझे सत्ता में रहने की शुभकामना मत दीजिए। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूँ और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ। मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, सारी चीजें ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई, सेवा के लिए है। हाल ही में तक़सीम हिंद को अजीम दर्द करार देने वाले आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने अब कहा है कि अगर भारत को भारत रहना है तो भारत को हिंदू रहना ही पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को अखंड यानी अटूट रहना ही पड़ेगा। ये बयान उन्होंने मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में मुनक़िदा एक तकरीब में दिया। ख्याल रहे कि मोहन भागवत अक्सर ये बयान देते रहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर शहरी हिंदू है और हिंदुओं और मुसलमानों के आबा व अजदाद एक ही हैं। अपने ताज़ा बयान में उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर रहने वाले हिंदू यहाँ की रिवायात पर अमल करते चले आ रहे हैं। जो बात भी हिंदू कहते हैं वो तमाम बातें इसी सरजमीन पर पैदा हुई हैं। भारत की तमाम बातें भारत की सरजमीन से वाबस्ता हैं और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू के बगैर भारत नहीं है और भारत के बगैर हिंदू नहीं है। भारत तकसीम हुआ और पाकिस्तान वजूद में आया वो इसलिए क्योंकि हम उस हकीकत को भूल गए कि हम हिंदू हैं। वहाँ के मुसलमान भी भूल गए। खुद को हिंदू मानने वालों की पहली ताकत कम हुई, फिर तादाद कम हुई, इसलिए पाकिस्तान भारत नहीं रहा। देखेंगे हिंदुओं की संख्या कम हो गई, हिंदुओं की शक्ति कम हो गई या हिंदुत्व का भाव कम हो गया। इतिहास सिद्ध, तर्क सिद्ध, अनुभव सिद्ध बात है, भारत हिंदुस्तान है। हिंदू और भारत अलग हो नहीं सकते। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा। देखेंगे हिंदुओं की बीजेपी हुकूमत पर हमला करते हुए कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इंतखाबी मौसम में बीजेपी हुकूमत ज़राई बिल तो वापस ले रही है लेकिन वज़ीर ज़राअत की जानिब से अरकान पार्लियामेंट को लिखे गए नोट से वाज़ेह है कि बीजेपी की किसान मुखालिफ ज़हनियत अभी कायम है।
ख्याल है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को कौम के नाम खिताब के दौरान ज़रई क़वानीन को वापस लेने का ऐलान किया था। इसके बाद भी किसानों ने तहरीक वापस नहीं ली और अब वो MSP पर कानून बनाए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों का मुतालबा है कि तहरीक के दौरान जिन किसानों पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं वो भी वापस लिए जाएं। बीजेपी MP गौतम गंभीर को आईसिस कश्मीर से तीसरी धमकी वाला ईमेल मिला है। इस मेल में दिल्ली पुलिस का भी जिक्र किया गया है। कुछ दिनों पहले ही गंभीर को 24 घंटे में लगातार दूसरी बार जान से मारने की धमकी मिली थी। इसके बाद से ही उनके घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। धमकी भरे मेल में लिखा था कि कल तुम्हें मारना चाहते थे, बच गए, कश्मीर से दूर रहो। इसके साथ ही उस मेल में गौतम गंभीर के घर के बाहर का वीडियो भी उन्हें भेजा गया। सिक्योरिटी एजेंसियां इसे पूरी संगीनी से ले रही हैं और साइबर सेल ने इस केस की जांच शुरू कर दी है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट में आज चौथे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 4 रन रहा। टॉम लॉथन 2 और विलियम सोमरविले 2-0 पर नॉट आउट हैं। बता दें कि टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी 234 7 विकेट के नुकसान के स्कोर पर डिक्लेयर कर दी थी। हिंदुस्तानी टीम 283 रनों की बढ़त बनाने में कामयाब रही और न्यूजीलैंड के सामने अब 284 रनों का टारगेट रखा गया है। नॉर्थ पेरू में इतवार के रोज 7.5 मैग्नीट्यूड का जल्जला दर्ज किया गया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इसका एपिसेंटर पेरू के बरांगा शहर से 40 किलोमीटर नॉर्थ में था। जल्जला जमीन से करीब 100 किलोमीटर की गहराई पर आया। इस वजह से झटकों का लेवल महदूद हो गया। फिलहाल जल्जले से किसी किस्म के जानो माल के नुकसान की खबर नहीं है। पेरू की दारुल हुकूमत लीमा में जल्जले का कोई असर नहीं देखा गया। यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक शहरी दस्तावेजों के बुनियाद पर करीब 11 करोड़ 46 लाख अफगानी रेफ्यूजीज ईरान और पाकिस्तान से अफगानिस्तान लौटे हैं। इनमें ईरान से लौटने वाले रेफ्यूजीज की तादाद सबसे ज्यादा है। खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने मुल्क पर कब्जा करने के बाद माइग्रेशन में बहुत तेजी आई। हजारों अफगानी माइग्रेंट्स तुर्की, हिंदुस्तान, यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा समेत बॉर्डर से लगे दूसरे मुल्कों में पहुंचे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबानी तहरीक और इनसिक्योरिटी के एहसास की वजह से इस साल अफगानिस्तान के 50 लाख से ज्यादा लोगों ने मुल्क छोड़ा है। इस साल 1 जनवरी से 21 नवंबर के बीच करीब 6,67,000 लोगों को अपना घर छोड़कर मुल्क में कहीं और पनाह लेनी पड़ी है। एक दूसरी रिपोर्ट में भी पता चला है कि 15 अगस्त के बाद मुल्क की करीब 95% आबादी गरीबी की लाइन ऑफ पॉवर्टी बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उसके नीचे चली गई है। गरीबी बढ़ने के साथ ही अफगानिस्तान की इकोनॉमी भी बुरी तरह से खराब हुई है। तालिबानी कब्जे के बाद वहां की इकोनॉमी में 35% की गिरावट आई है। अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने के लिए सितंबर में वेस्टर्न कंट्रीज ने एक मुहिम चलाई थी। इसके बाद वहां से कुछ खवातीन लीडर हैं, रिपोर्टर्स, वकला और जजों समेत कई अफगानों को मुल्क छोड़ने में मदद मिली थी। तालिबान ने इख्तिदार संभालने के बाद वादा किया था कि इस बार खवातीन को इस्लाम की हद में रहकर तमाम इख्तियारात दिए जाएंगे। हालांकि अब तक ऐसा नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटी और स्कूलों में खवातीन के लिए कवायद बहुत सख्त हैं। खवातीन जर्नलिस्ट को सड़क पर पीटा गया है। अफगानिस्तान में 2 दहाकों से प्राइवेट मीडिया चैनल से तालिबान के इख्तिदार में आने के बाद इन पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके बाद से कई चैनल्स तो बंद हो गए हैं। तालिबान ने 1996 से 2001 तक पहली बार अफगानिस्तान पर हुकूमत की थी। तब मीडिया ना के बराबर था। फिल्मों और यहां तक के म्यूजिक पर भी रोक लगा दी गई थी। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतजामिया की सरकारी तर्जुमान बानी हैदर ने कहा है कि मस्जिद हराम की पहली मंजिल पर गैर मोतमिर अफराद को तवाफ की इजाज़त मिल गई है। इस हवाले से तमन्ना मोबाइल एप्लीकेशन में तवाफ बुकिंग के आइकॉन का इजाफा कर दिया गया है। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि गैर मोतमिर अफराद मस्जिद हराम की पहली मंजिल पर दिन में 3 औकात में तवाफ की सुन्नत अदा कर सकते हैं। यह औकात सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, शाम 9 बजे से रात 11 बजे तक और रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक हैं। हवाले से मुतमरीन के लिए तमाम खिदमात मुहैया होंगी।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।